हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट। लेसन को शुरू करने से पहले हम लेसन में आने वाली शब्दावली का अध्ययन करेंगे, जो कि इस प्रकार है। में शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर किसे कहा जाता है? किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से, मतलब जो हमारे पास 1000 बच्चे जीवित हैं एक वर्ष में, जिन्होंने जन्म लिया है, उनमें से एक वर्ष की आयु से पहले, जो 1 साल भी पहले करने से पहले ही मर जाते हैं, उनका जीवित बच्चों के साथ, जो 1000 में से है, जीवित बच्चों का जो अनुपात है, उसको शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। दूसरा है हमारा साक्षरता दर। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के, जो हमारे पास 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग हैं, उनका साक्षरता जनसंख्या, मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका अनुपात साक्षरता दर कहलाता है। जैसे कि ऊपर वाले में 1000 दिए हुए हैं, लेकिन इसमें 1000 नहीं दिए हुए, इसमें से कोई संख्या नहीं दी हुई। इसमें से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कुल लोग 20 लोग हैं, उसमें से 10 पढ़े लिखे हैं। जो 20 और ये 10 का जो अनुपात है, इसे कहा जाता है साक्षरता दर। इसके बाद है निवल उपस्थिति अनुपात, जिसको उपस्थिति दर भी कहा जाता है, मतलब नेट अटेंडेंस रेशो। 14 तथा 24 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, मतलब कुल में से, कुल जो बच्चे हैं उनमें से जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जिनके स्कूल में अटेंडेंस लगती है, उनका जो अनुपात है उसे कहा जाता है उपस्थिति दर। ये थी इस लेसन में आने वाले कुछ शब्दावली। चलिए अब लेसन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास क्या होता है? विकास का शाब्दिक अर्थ होता है प्रगति। मतलब जो विकास के लिए शाब्दिक अर्थ का प्रयोग किया गया वो प्रगति के लिए किया गया। अब हम विकास की परिभाषा जानने से पहले आपको इन 2 इमेजों के माध्यम से समझाना चाहेंगे कि विकास की प्रगति किस प्रकार है। ये देखिए, जो हमारे पास एक टाइपराइटर है, जो पहले होता था, जो पहले का कंप्यूटर था, उससे बदलकर हमारे पास एक नया कंप्यूटर आया है, जो आपका एक नया कंप्यूटर है, इसको कहा जाता है प्रगति। दूसरी तरफ एक दूसरी इमेज को देखिए, एक ये कंप्यूटर था जो हमारे यहाँ का इस्तेमाल आता था, उसके बाद एक नया फ़ोन, स्मार्टफोन आपकी जेब में, एक नए ज़माने का कंप्यूटर है। इस प्रकार की प्रगति को ही हम विकास कहते हैं। ये हमारे लगातार चलने वाली प्रगति है, और जो प्रगति लगातार होती रहती है, इसी को हम विकास कहते हैं। अब हम विकास की परिभाषा जानेंगे। विकास की परिभाषा के लिए किसी भी वस्तु का बढ़ना या पहले से विकसित होना या पहले से और अधिक मजबूत होना विकास कहलाता है। जो हमारे पास ये टेलीफोन है, ये देखिए किन स्टेपों से निकलकर हमारा एक स्मार्टफोन बना है। ये एक नए प्रकार से बड़ा है, इनका विकास हुआ है और पहले से मजबूत हुआ है, इसी को कहा जाता है विकास। और इस अध्ययन में हम विकास को समझने की कोशिश करेंगे कि विकास क्या होता है और किस प्रकार किया जाता है। अगर उच्च कक्षा में विकास के बारे में अधिक गहराई से सीख पाएंगे। इसके बाद आता है हमारा विकास के वादे, कि विकास क्या होता है और किस प्रकार विकास होता है। इससे के लिए आपको बता दें कि हर एक व्यक्ति के लिए विकास अलग अलग होता है। हर एक व्यक्ति के लिए विकास का लक्ष्य अलग होता है। आइए अब हम इस पिक्चर के माध्यम से आपको विकास के वादे और लक्ष्यों को बताएं। इसमें हम बात करते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों के लिए, कि जो विकास है विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न लक्ष्य रखता है। जो किस प्रकार, जैसे हम पहली बात करते हैं भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। क्या सोचता है कि अगर हम मान लेते हैं कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास भूमि नहीं है और गांव में रहता है, मजदूरी करता है, उसके लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा? जैसे हमारा पहला हमें लिखा हुआ है कि काम करने के लिए अधिक दिन, उसको अधिक दिन काम करने को मिले और बेहतर मजदूरी मिले, कि वो अधिक से अधिक दिन काम कर सके और अधिक मजदूरी मिल सके। दूसरा है कि जो स्थानीय स्कूल है उसमें उसके बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और अच्छी शिक्षा वो प्राप्त करने के लायक हो सकें। और तीसरा है हमारा इसमें कि
कि उस व्यक्ति के साथ समाज में कोई सामाजिक भेदभाव ना किया जाए और वो भी गांव में नेता बन सके। इस प्रकार की जो वो वादे, इस प्रकार की जो चीज़ें वो सोचता है, वो इस व्यक्ति के लिए विकास। अब इसके बाद आता है एक समृद्ध किसान जिसके पास भूमि है। पहले जो हमने देखा था वो भूमिहीन मजदूर था। अब ये जिसके पास भूमि है, एक ऐसा किसान है जो खुशहाली जीवन जीता है। अब इसके लिए क्या विकास है? ये चाहता है कि जो इसकी उपज है, इसका जो समर्थ मूल्य है इसको वो अधिक मिले, कि वो ताकि इसको अधिक कीमत से बेच सके। उदाहरण के लिए वो पहले 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इसको बेचता था, अब उसको 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच सके, तब अपने आप को समृद्ध मानेगा। इसके बाद है मेहनती, मेहनत नहीं मेहनती, और यहाँ सस्ती मजदूरी द्वारा। एक मेहनती हो, दूसरा काम करने वाला हो। जैसे कि पहले ने बताया था कि वो जो मजदूर चाहता है कि वो बेहतर मजदूरी मिले, ये चाहता है कि सस्ती मजदूरी पर काम करने वाला मिले जिससे उसकी पारिवारिक आय सुनिश्चित हो सके। इसके बीच जो हम बात करते हैं कि जो पारिवारिक आय अधिक होगी, पहली बात तो मजदूर को कम कीमत देगा और समर्थ मूल्य ज़्यादा मिलेगा, इससे उसके परिवार की आय में वृद्धि होगी। जैसे वो पर डे के पहले 100 रुपये कमाता था, अब वो पर डे के हिसाब से 200 रुपये कमाता है, तो इससे उसकी परिवार की आय में वृद्धि होगी। हमने जो देखा है वो देखा है दो का उदाहरण, एक समृद्ध किसान, दूसरा है भूमिहीन मजदूर। आइए आगे कुछ उदाहरण और देखते हैं। आइए अब हम उदाहरण लेते हैं एक उद्योगपति का। एक उद्योगपति जो कि एक बांध बनाना चाहता है और चाहता है कि उससे बांध से वो बिजली प्राप्त कर सके। लेकिन जो इस प्रकार का वो बांध बनाना चाहता है जिससे वो अधिक बिजली प्राप्त कर सके, उससे कुछ समस्या होती हैं, दूसरों लोगों का जीवन प्रभावित होता है। जैसे हम बात करते हैं कि इस प्रकार के बांध बनाने से देखिए जो वहाँ के आसपास की ज़मीन होगी, जो वहाँ बांध बनने के बाद जो आसपास का क्षेत्र होगा, वो सारा का सारा जलगमन हो जाएगा। जिससे वो मान के चलिए हम ये बांध बना लेते हैं, इसको यहाँ से पानी को रोक लेते हैं। इसके रोकने से जो आसपास की ज़मीन है या क्षेत्र है, ये सारा का सारा बंद हो जाएगा, पानी यहाँ को फैलना शुरू हो जाएगा। मान के चलिए यहाँ कोई ज़मीन खाली है तो वो भी बंद हो जाएगी। अब यहाँ किसान कृषि नहीं कर पाएगा और वहाँ के आसपास रहने वाले लोग, चाहे मज़दूर हैं चाहे वो प्रवासी हैं, उनका जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा और हमारे वहाँ जो लोग हैं वो बेकार हो जाएंगे, अर्थात वो बेघर हो जाएंगे। जैसे कि आदिवासी हैं, उनका जीवन इस प्रकार से अस्त व्यस्त हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो लोग बेघर होंगे, जो जिनका जीवन अस्त व्यस्त होगा, वो लोग इनका विरोध करेंगे और वो बांध के विरोध में होंगे। वो कभी भी सहमति नहीं दर्शाएंगे कि वहाँ पर बांध बने, वो हमेशा उसका विरोध करेंगे। वो चाहेंगे कि उनके लिए छोटे बांध या तालाब ही बने ताकि वो उनको खेती कर सकें। अगर वो ज़्यादा बड़े बांध बनाएंगे तो वो खेती कभी नहीं कर पाएंगे। वो कभी भी इस प्रकार रिवर के ऊपर बड़े बांध बनाना पसंद नहीं करेंगे। वो केवल छोटे ही तालाब और बांध ही ज़्यादा पसंद करेंगे। इन उदाहरणों को देखने के बाद दो बातें साफ हो जाती हैं। पहली है कि अलग अलग व्यक्ति के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति का वही लक्ष्य हो जो दूसरे व्यक्ति का हो। तो दूसरा है, एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वो दूसरे व्यक्ति के लिए विकास ना हो। यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि वो दूसरे व्यक्ति के लिए विनाशकारी हो। आइए अब हम आपको इन इमेज की सहायता से इसको बताते हैं। पहला ये हमारे किसान की तस्वीर है, दूसरा है शहर में बारिश की तस्वीर है। अगर किसान कृषि करता है तो वहाँ बारिश होती है तो किसान खुश होता है, उसके लिए फ़ायदेमंद है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें दूसरी तस्वीर की, अगर यही बारिश शहरों के अंदर होती है तो लोग इससे ज़्यादा खुश नहीं होते बल्कि परेशान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सारी चीज़ें होती हैं वो पक्की बनी होती हैं। यहाँ पानी है जो धरती के अंदर नहीं जा पाता और सड़कों के ऊपर आ जाता है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार कृषि में और शहरों में जहाँ हम बात करते हैं दोनों की, तो दोनों के लिए विकास
अलग अलग हो सकता है। यहाँ से हमें पता चला है कि जो एक के लिए विकास है वो दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर, वो है आय और अन्य लक्षण। 3 उदाहरण पढ़ने के बाद हमें पता चला है कि लोग चाहते हैं, जैसे कि हम बताएंगे कि लोग क्या चाहते हैं। कि लोग चाहते हैं, पहला जैसे हमने लिखा हुआ है इसमें कि नियमित मजदूरी। जो लोग चाहते हैं वो है पहले नियमित काम, कि वो लगातार उनको रोज़ाना काम मिले। ये नहीं है कि उनको एक दिन काम मिल गया दूसरे दिन काम नहीं मिला, तो उनको रोज़ाना काम मिले। इससे वो नियमित काम की मांग करते हैं। दूसरा वो का मांग करते हैं बेहतर मजदूरी। बेहतर मजदूरी है कि जो उनको आय दी जा रही है वो अच्छी दी जाए। जैसे कि बात है कि किसी व्यक्ति को 8 घंटे काम के 100 रुपये दिए जाएं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कम से कम एक व्यक्ति को 8 घंटे काम करवाने के लिए 300 रुपये दिए जाने चाहिए, तभी उसकी बेहतर मजदूरी होगी। तीसरा है अपनी उपज अथा अपनी आय उत्पाद के लिए अच्छी कीमत मिले। अर्थात जो वो उत्पादन करता है, पहले मान लो वो 8 रुपये का बेचता था या 20 रुपये का बेचता था, अब वो 10 रुपये का या 22 रुपये का बेचे, तब उसको अच्छी कीमत मिलेगी। इसे कहते हैं अच्छी कीमत मिलना। तो इन बातों से हमें पता चला है कि व्यक्ति 3 चीज़ चाहता है, कि वो नियमित काम चाहता है, बेहतर मजदूरी चाहता है और अच्छी कीमत चाहता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें कि वो ज़्यादा आय चाहता है। अगर हम इन्हें कम शब्दों में बताएं कि वो चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आय मिले, लेकिन आय के अलावा वो कुछ अन्य लक्षण और भी चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि केवल आय ही सब कुछ है, वो आय के अलावा कुछ और लक्ष्य भी हैं उसके। उसमें अगर हम पहले बात करें तो पहला है बराबरी का व्यवहार। बराबरी का व्यवहार से मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति 8 घंटे काम करता है तो उसको 250 रुपये दिए जाते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति 8 घंटे काम करता है उसको 350 रुपये दिए जाते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं किया जाना चाहिए, ताकि ताकि उनके साथ व्यवहार बराबरी का व्यवहार हो। दूसरी आती है स्वतंत्रता। उनके साथ समान अथवा स्वतंत्रता का व्यवहार होना चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात आती है सुरक्षा। सुरक्षा में बात करते हैं 2 प्रकार की सुरक्षा। पहले काम की सुरक्षा और काम के प्रति सुरक्षा। इसमें हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसको बिल्डिंग के ऊपर काम मिल जाता है, कि वो काम की सुरक्षा है, जिसमें हम बात करते हैं कि उसको वो काम लगातार मिले, लगातार कार्य करता रहे, जैसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार काम करे। और दूसरा काम के लिए सुरक्षा, जो काम दिया गया है कि वो सही जगह दिया जाए। ये ना हो कि उनको कोई व्यक्ति बाहर से आया और आते ही काम पर लगा दिया, उसकी कोई सेफ्टी नहीं की गई, तो उसकी काम के प्रति भी सुरक्षा दी जानी चाहिए। इन्होंने हम आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं कि आपको मान लीजिए सरकारी नौकरी लग जाती है और 10 दिन के बाद आपको वो बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ आपके काम की सुरक्षा नहीं है। तो आपके काम की सुरक्षा और काम के लिए सुरक्षा दोनों होना बहुत ज़रूरी है। आइए अब हम देखते हैं इसमें अगला उदाहरण, दूसरों से आदर मिलने की इच्छा। कि जो कहाँ पे काम करवाया जा रहा है उसके साथ बिल्कुल भी गंदा व्यवहार ना किया जाए, अच्छा व्यवहार उनके साथ किया जाना चाहिए। अगर आपको ये सभी अभी तक समझ नहीं आए हैं तो चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको बताते हैं। आइए अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको किसी दूर दराज इलाके में नौकरी मिल जाती है, जो बहुत दूर है, आपके यहाँ रहने के क्षेत्र से बहुत दूर है। तो आपको नौकरी मिल जाती है, अर्थात वो आपके शहर से भी बहुत दूर है। वहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप वहाँ पर केवल आय ही नहीं देखेंगे, कि आय के साथ और आंतरिक कारण कौन कौन से हैं या और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ मिलेगी, तभी आप वहाँ नौकरी स्वीकार करेंगे। जैसे हम पहले बात करते हैं कि आपके परिवार को वहाँ कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, कि आपके जो वहाँ परिवार, आप अपने वहाँ साथ परिवार लेके जाएंगे, आपको वहाँ अच्छी फैसिलिटी मिलती हैं, अच्छी शिक्षा मिलती है, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल हैं, या वहाँ मेडिकल वगैरह है, मिलते हैं नहीं मिलते हैं। दूसरा है
काम करने का वातावरण कैसा है, कि जहाँ आप काम कर रही हैं वो इलाका किस प्रकार का है, वहाँ कोई ज़्यादा शोर की जगह तो नहीं है, या वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फैक्ट्रियाँ तो नहीं है जो आपको रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दें। तीसरा है सीखने का अवसर। अगर बात करते हैं कि वहाँ किस तरह आपको काम किस तरह करवाया जा रहा है, कि वही काम बार बार करवाया जा रहा है या आपको एक नया अवसर दिया जाता है काम सीखने के लिए। अगर वहाँ आपको सीखने के लिए कोई अवसर नहीं दिया जा रहा तो आप बिल्कुल वहाँ काम छोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है काम के दिनों की संख्या कितनी होगी। मान के चलिए कि हमारे महीने में 30 दिन होते हैं तो आपको 30 के 30 दिन काम करवाया जाता है, या फिर आपको 4 संडे निकाल दिए जाएं तो आपको 26 दिन काम करवाया जा रहा है। तो ये देखिएगा कि वहाँ पे आपको कितना काम कितने दिन तक काम करवाया जा रहा है, ये आपके लिए वहाँ विशेष महत्व रखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या नौकरी की सुरक्षा है। इसके बारे में हमने पहले बताया है कि नौकरी की सुरक्षा किस प्रकार हो, जो हमने काम मिला किस प्रकार मिले। तीसरा है हमारा काम करने 1 घंटे कितने समय हो। ये है कि आपको 8 घंटे काम करना है, 12 घंटे काम करना है, या आपको इससे ज़्यादा घंटे काम करना है, कि काम के कितने घंटे हैं। और आपको मान लेते हैं कि अगर आपको 8 घंटे काम करने के भी 200 रुपये दिए जाते हैं और 12 घंटे काम करने के भी 200 रुपये दिए जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपके साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 4 घंटे करने के आपको 200 रुपये मिलते हैं, तो आप काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि छुट्टी के दिनों की संख्या और क्यों नहीं, कि छुट्टी के दिन कितने होने चाहिए, इसके अलावा जो आपको संडे की छुट्टी के अलावा कितनी छुट्टियां आपको मिलती हैं या नहीं मिलती, अगर वो मिलती हैं तो कितने समय तक मिलती हैं। ये सुविधाएं आपको अगर वहाँ उपलब्ध हैं तभी आप वहाँ काम करिएगा। इन सब से हमें एक बात समझ में आती है कि लोग मिले जुले लक्ष्य को देखते हैं, कि जो केवल आय को नहीं देखते, वहाँ से अन्य जो उसके लक्ष्य हैं उनको भी देखते हैं। इसलिए लोगों के लिए विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय नहीं, बल्कि उसके जीवन के अन्य चीज़ों के बारे में भी होता है, कि वो जो दूसरी चीज़ें उसको बेहतर तरीके से मिलती हैं वो भी उसके जीवन को महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। थैंक यू।